Consultant, Private Limited. अभी सर आ रहे हैं आशीष सर का। Sorry. I would like to request sir to please felicitate Mr. Ashish Jain, Director, Indian Pollution Control Association. नमस्ते। आप सभी का आज के कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीकांता पी पानीगरी, हमारे चीफ गेस्ट इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि जिनेवा में और कई विदेशों में उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके हमारे कंट्री के तरफ से मेंबर हैं। और जलवायु परिवर्तन पे अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एक समिति बनाई है, उसमें डॉक्टर पानीगरी सबसे ऊपर है। और मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं तालियों के साथ। इन्होंने आज समय दिया, इनकी सेहत ठीक नहीं है, उसके बावजूद यहाँ आए। मैं प्रोफेसर दीक्षा कात्याल, यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, गेस्ट ऑफ ऑनर, उनका भी हार्दिक स्वागत। डॉक्टर आशीष जैन, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जलवायु परिवर्तन में। जितने भी प्लास्टिक्स मटेरियल है उनका फर्नीचर बनाते हैं। आपने देखा होगा, अभी एग्जीबिशन में भी देखने को मिला था। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर अनुराधा चुग, हमारी बड़ी अच्छी ब्लेसिंग, हमें हमेशा मैडम से ब्लेसिंग चाहिए होती है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपी यूनिवर्सिटी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सरोज व्यास, डॉक्टर एसपी सिंह, मनीष झा और डॉक्टर सुमन यादव, जितनी टीम है फैकल्टी, आप सभी का टीम वर्क के लिए मैं सराहना करता हूँ। आपका भी स्वागत। हम अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें सिखाते थे कि पर्यावरण की इज्जत कैसे करें, नेचुरल रिसोर्सेस को हम कैसे बचाएं। और ये हमारी परंपरा है और हमारे जीन्स में है। इसलिए हमें अब जो आने वाली पीढ़ी है उनको बड़े सजगता के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें भी पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखते होंगे आज के दिन कहीं पे बर्फ का तूफान, कहीं अचानक बारिश, बादल फटना, कहीं पे मौसम के बदलाव, बाढ़ और जंगलों में आग। आपने देखा होगा विदेशों में तो जंगलों में आग लगता है, लेकिन हमारे देश में भी बड़ी भीषण आग की महामारी चल रही है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके, अभी 10 दिनों से आपने सुना होगा न्यूज में कि डोडा के ऊपरी भाग में आग लगी हुई है, जो अभी तक बारिश के बावजूद नहीं बुझी। हमें इन सब कारणों को जानना होगा और एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। छोटे छोटे कदमों से हम सेमिनार करें और छोटी छोटी गलतियां करते रहें तो जलवायु को स्वच्छ रखना और पोल्यूशन नहीं होने देना ये मुश्किल काम हो। और हम तो अच्छी तरह झेलते हैं कि पोल्यूशन क्या है, आप भी झेलते हैं। 3-4 महीने हमारे दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। हम अपने लग्जरी लाइफ को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हम जितने गैस उत्सर्जन कर रहे हैं जलवायु में और जितना हम बहुत मात्रा में वातावरण में ऊर्जा का उपयोग करके पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और एक हम सबको एक प्लेटफॉर्म में आज सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारे आने वाले पीढ़ी हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको बताएं कि जलवायु परिवर्तन के रीजन क्या है। हम तो हमारी जो पीढ़ी थी वो कम से कम दादाजी को हम देख पाए, खैर मुझे ये अवसर नहीं मिला। और आने वाली पीढ़ी के बारे में तो जैसी हालात हैं अभी, जैसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को देख पाएंगे, वो फोटो में ही देख पाएंगे।
इसलिए बड़े सीरियसली हमें इसमें काम करना चाहिए और समाधान ढूंढने चाहिए। भारत इस दिशा में वैकल्पिक अपने प्रयोगों को कर रहा है और बड़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। और आपने देखा होगा भी ट्रेन्स वगैरह, हाइड्रोजन ट्रेन और कई चीज़ों में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को भी बता रहे हैं कि हमें एक पॉलिटिकल विल लेकर सामने आना चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन हम ही नहीं है, सारे विदेश, सारी दुनिया इसको झेल रही है। शिक्षा और जागरूकता ये भी बहुत जरूरी है। शिक्षा और जागरूकता होगी तो समाज में बदलाव होंगे और समाज को ही आगे आना पड़ेगा इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। हम छोटी छोटी उपाय कर सकते हैं, छोटा छोटा चीजें कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। फेयरफील्ड कॉलेज इस मामले में हमारी एक ही पॉलिसी रही है, कंपनी की भी, कॉलेजेस की भी, इंस्टीट्यूशन की भी। सबसे पहले पेड़ और पक्षियों का दाना, किसी भी कंपनी में सबसे प्रायोरिटी हमारी यही होती है, उसके बाद काम होता है। आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर 1 इंच भी जमीन हमने नहीं छोड़ी जहां पेड़ नहीं लगे हो। मैं पर्सनली भी और हमारे सभी लोग देख रेख करते हैं, पक्षियों की चहचहाहट से कितना अच्छा लगता है, आप भी इसको जानते होंगे। और हम वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो पानी डिस्कार्ड नहीं करते उसे पेड़ों में डालते हैं। और आपने शायद आपको पता है या नहीं, हमारी एक कंपनी है जो अखबारों से पेंसिल बनाती है और पेंसिल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी यूएई में काफ़ी डिमांड आई है तो हमने पेंसिल भेजा है। स्टार्टअप है एक बच्चे का, 2 साल पहले। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और पेपर प्रोजेक्टर भी बहुत हैं। मैं एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे देशवासी और आप सभी को भी क्रिकेट टीम की चैंपियन ट्रॉफी के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A very warm welcome in this 2-day international conference on sustainability. This conference is a collaboration between Fairfield Group of Institution and Arundin Foundation. I'm sure you will agree with today's theme, which is sustainability. It's an alarming issue. People have been working over it. United Nations has been working over it, but still it happens to be one of those most talked about issue in today's world, in today's changing world, that people are actually serious about this. Now, before I elaborate on the concept, the objective and scope of the theme, I'd like to give a brief introduction about the host institution. As far as FIMT is concerned, we have been part of IB University for the last 2 decades. We are touching new milestone in the field of education, management, IT, humanities, journalism and law. We believe in giving each and every student who come into our campus an inclusive education, which is full of quality, full of dedication and full of other parameters. Our co-host, Arundin Foundation, was co-founded by a young entrepreneur by the name of Dr. Nalli Joshi, who happens to be our executive director. The main idea was to promote environmental sustainability in the face of growing environmental challenges. Since the inception of Arundin Foundation, this organization has achieved milestone. Like our honorable chairman sir said, that this organization has one of most unique initiative by which they are recycling newspaper. Imagine recycling newspaper to make plantable pencil. Now their core philosophy is to transform the waste material as a resource for product by engaging not only communities but school, colleges and business institutions also through different workshop, seminar in order to build and promote eco-friendly culture. Now let's move on to the theme of the conference. The study, the scope of sustainability, which means conservation, retention and protection of human life, which are available in nature. As we all know that man and nature are in a symbiotic relationship, which means they are built for each other. And perhaps we feel, I personally feel, and in fact you will feel the same, that man is more dependent on nature.
if we look at this history of this relationship, we find that man is causing more harm towards nature and ultimately cruelly disturbing this relationship. Unfortunately, this relationship is facing more and more challenges. Not only in terms of, not only on the individual level, but also on the global level. There is a mad race between the developed and the developing nation, which sometimes may sound friendly, but actually it is disastrous, directionless, and causing a lot of uncertainty for humans. We can draw the line of movement from science, technology, IT, automation, digitalization, and now artificial intelligence. But the more we talk about them, the more these things are actually playing a havoc on the human life. However, there is a glimmer of hope under the name of United Nations, which has been actively involved in promoting SDG, Sustainable Development Goals. One of their goals, which actually the theme is based on, is Goal 9. Goal 9 talks about building resilient infrastructure, promoting inclusiveness and sustainable industrialization so that innovation can be fostered in a healthy environment. Now, before I talk further about that, there has to be some key components of SDG 9. First happens to be sustainable industrialization. Now, Goal 9 actually advocates green technology. Companies under, you must have seen the rapid increase in the manufacturing of EV, electronic vehicles, that is being done under the FAME subsidy. Now, eco-friendly production process has been more encouraged. Inclusive development is there by fostering job creation, reducing inequalities, ensuring that all the marginalized groups are being taken care of. Then we are talking about one of the most important aspects of SDG 9, which is innovation and technological advancement. Not only it enhances the efficiency, but also allows sustainable practice into the picture. Well, there has been a lot of deliberation, a lot of debate on what should exactly be the interdisciplinary approach. When we talk about this approach, we talk about there has to be a collaboration between the government, the business and the civil society. And we have been seeing it happening on the ground as well. The government policies are actually more conducive for providing incentive to the industries to adopt sustainable practice and invest in research and development of new technology. Integration of environmental and social consideration into business model, which means we are actually shifting from the traditional model and we are moving towards the new models by which we are actually focusing and we are in fact investing on sustainability. Then the third thing which I feel is quite important, and since we have involved in on the student as well, education and capacity building. Investing in education and skill building program actually promotes sustainability. That's what I feel, and I think you will be agree with that. This enables the individuals as well as communities to take active role in sustainable industrialized process. Well, through this conference, ladies and gentlemen, boys and girls, through this conference, we will ponder on different aspects, different dimensions, different issues which actually the need of the hour is to talk about this subject. We are delighted to share that we have found wonderful response from the academia and the industry, both nationally and internationally, because we have paper from Iran, we have paper from China, we have paper from Ethiopia, which you will be seeing in the coming 2 days in the form of valuable articles which are actually touching on the related concept of the issue, which will be given due consideration over these 2 days. I hope this conference will be a value addition to your knowledge, to the deliberation and the formulation on this particular issue. That's all. Thank you so much. Thank you for such a wonderful introduction. And once you start reading it, I realized that, yeah, probably. Hello everyone. Hello ma'am. To all of you who are sitting there, it's lovely to see such fresh faces in the morning talking about sustainable development, environment, and I'm sure, with you people around, sustainability carries a new role, a new meaning. So I understand that many of you come from bachelor's level, but I have made the whole presentation thinking that, what would interest you more?
So let me see if so I've put in a lot of slides which are colorful. अगर थोड़ा सा interest है environment में, sustainability में, I would request you to keep your phone onto one side because that is one thing that digresses us the most, and just have a look. This journey that I'm narrating, the research that I'm narrating is probably your journey too, and I shall tell you how a person who was sitting onto that site few years back has reached here. Okay, so दीदी स्लाइड करो. So, the research I have done is very multifaceted since I come from, my bachelor's is in instrumentation and process control, my master's is in biotechnology and analytical instrumentation, my PhD is in environmental engineering. So probably, I wanted to explore every field simultaneously, deriving from majority of the fields, the various areas that I've worked. But these are the major key areas that I've worked on. One is water quality indices and vulnerability mapping. Second is cytosine hydrogen. Third is removal of radionuclides. I try to summarize, what exactly we are doing. अब पानी की बात करते हैं, बोलते हैं पानी का क्वालिटी जो है, हम लोगों के लिए तो एक स्टेज पे पानी फ्री हो गया था, which should not have been the case. बट क्या वाकई में पानी की क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क है? हमें तो वाटर ट्रीटेड मिल रहा है. जो घर में आपके पानी आता है वो वाटर ट्रीटेड आता है, उसके बाद नहीं तो आप ट्रीट करते हो. पर क्या वाकई में ग्राउंड वाटर पे, जो कि आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है, उस पर कुछ फर्क पड़ रहा है? हम लोग मैपिंग के थ्रू, माने वहाँ की वाटर क्वालिटी एनालिसिस करते हैं उस टाइम में, एंड देन मैपिंग के थ्रू उसको ट्रांसलेट करते हैं कि क्या चीज़ों में फ़र्क आ रहा है. दो तरीके की मैपिंग होती है. एक इंडेक्स मैपिंग जो कि आपको करेंट स्टेटस बताती है, माने आज के डेट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इन सब का लेवल क्या है. और वल्नरेबिलिटी मैपिंग, जिससे कि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो, सिमुलेशन करते हो. अब आप ये पूरा जोन देखिए, ये आपका दिल्ली का जोन है. इसमें आप पूरे जोन में देख सकते हैं हमने क्या किया है. इसको क्लासिफाई किया है प्री, पोस्ट और विंटर सीजन में. सब एरियाज में बहुत ज्यादा क्वालिटी का प्रॉब्लम है. और जैसे मैंने बताया कि आगे भी वल्नरेबिलिटी मैपिंग के थ्रू हम ये एनालाइज करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या है, मतलब 5 साल 10 साल बाद क्या हाल रहेगा. वो भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता. आप बोलेंगे कि आप मैपिंग कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉडल से कर रहे हैं, नहीं, ये 4-5 मॉडल्स का क्वालिटेटिव हम टोटल करके कोशिश कर रहे हैं कि बता सकें. अब ये आप लोगों ने बैंगलोर, चेन्नई के बारे में कुछ स्पेशल सुना है कि कुछ हुआ वहां पे जो कि आपको लगा कि ये तो बड़ा वर्रीसम है? दिल्ली में नहीं सुना? आपको याद है चेन्नई में एक दिन जीरो वाटर का जीरो डे जिसे बोलते हैं वो आया था. कुछ याद है क्या हुआ था? चेन्नई में ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया, मतलब ग्राउंड वाटर ही खत्म हो चुका है. सेम हाल बैंगलोर में हुआ. अब ये वो दो सिटीज हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. ये चाहे तो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत टाइम से कर सकते थे, आज इनके पास वो प्रॉब्लम नहीं होती. आपकी सिटी में भी, विच इज दिल्ली, आपके पास कोई पानी की अवेलेबिलिटी नहीं. आपका पानी कहाँ से आता है? हरियाणा से आता है, पंजाब से आता है और बचा कुछ थोड़ा बहुत हिमाचल से आता है. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बोरिंग के पानी को निकाल के, जिसपे आपका हक नहीं है, आपके आने वाले जनरेशन्स का हक है, क्योंकि आप तो सारा खत्म कर ही चुके हैं वैसे भी. उसको यूज कर रहे हैं, जो पानी आ रहा है उसको भी फ्री करके फैला रहे हैं, क्योंकि पानी की वैल्यू ही नहीं रह गई ना. तो वो दिन दूर नहीं जब जीरो डे में हमको भी ये सब देखना पड़ेगा. अगर आप उस डे में वापस जाएंगे, आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, चाहे फकीर हो
चाहे राजा पानी के बिना रह सकता है क्या? कोई 2 मिनट नहीं रह सकता। सब उस लाइन में लगे हुए हैं। ये आपकी जनरेशन को देखना है कि अब इस पानी का कंजर्वेशन आपको कैसे करना है। हम आपको आगे बता सकते हैं कि देखो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, साइंटिफिकली इसको ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, बट हर पानी की बूंद को बचाना आपकी भी जिम्मेवारी है उतनी जितनी हमारी है। आप लोगों को सबको अब ये लगता होगा कि क्या है ये, क्या करते रहते हैं ना, ये टॉपिक है जिसके बारे में बोलना है, जरूरी है, फैशनेबल है। नहीं, ये फैशनेबल नहीं है। जो हाई तौबा मची हुई है आज की डेट में, जो बार बार आपको समझाया जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी माने लिसन, इट हैज टू हैपन राइट नाउ, देयर इज नो अनदर अर्थ, देयर इज नो अनदर डे। वो सच में इतना सीरियस हो चुका है। स्पेसिफिकली वाटर की कंडीशंस में शायद क्लाइमेट चेंज में फिर भी बात होती होगी, बट मैं देखती हूँ वाटर के टर्म्स में लोग ऐसे बात करें जैसे वाटर तो चलता ही रहेगा, जबकि पास हमारे पास रिसोर्सेज 0.0001% भी नहीं बचे हैं। सो ये एक मेजर इशू है जिसमें शायद आप लोग हर तरीके से, चाहे वो केमिकल साइड से आ रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग साइड से आ रहे हो, सबको ध्यान देने की जरूरत है। मैं दूसरा एरिया और बताऊंगी। हम लोगों ने, जैसे मैंने अभी बताया, वाटर की क्वालिटी बहुत डिटेरिएट हो रही है, तो कोशिश करने की, ये देखने की कोशिश की कि क्या एक्चुअली ये इफेक्ट भी कर रहे हैं आसपास के लोगों को। तो हमने स्पेसिफिकली पानीपत और गुड़गांव, ये एरियाज के जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है, वहाँ के आसपास के लोगों से सैंपल्स कलेक्ट किए जो वो पानी पी रहे थे। ये लोग वो विलेजेस हैं ये जो बिल्कुल विसिनिटी में है जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लगाए हैं फोटोग्राफ्स। आप इनके मोटिव, टीथ और मुड़े हुए हाथ देख पा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है ना कि इंडस्ट्री जो है शाम को, रात को जब कोई देख नहीं रहा, तो सारा केमिकल या सारा डिस्चार्ज जो है ग्राउंड वाटर में छोड़ रहे हैं। उसकी वजह से जो लोग वहाँ आसपास रह रहे हैं, डायरेक्टली उनको इतनी सारी डिजीजेस हो रही हैं क्योंकि हेवी मेटल का कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से कैंसर का रेट जो है वहाँ पे 300% बढ़ गया है। और हमने जो सैंपल लिए हैं, हमने इंश्योर किया कि ये सैंपल में जो ये लोग हैं, ये ना स्मोक करते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, इनका लाइफस्टाइल का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ देम, स्पेशली वुमेन, are suffering from so many skin hair diseases. Now, isn't this a cause of worry for you all? ये ऐसा लगता है ना कि अभी तो दूर है ये, इसलिए सोचो ये हमारे पास क्यों आएगा? We are affluent. We don't need to worry about this. No, it is reaching you. Water contamination will not discriminate between a poor person and between you. Probably the concentration would vary. But you cannot lie down, you cannot go off to sleep and say, oh, since I am not affected right now, the fire is not in my house, that's why the fire is not existent. वो नहीं। Recycling specializes in software engineering, algorithm design, data structures, and computer networks. She earned her MTech IT from GJSIT. My pleasure. Good morning, everyone, and honorable dignitaries, Pandey sir, Bhalwant sir, Suraj ma'am, Diksha ma'am, Ashish sir. Good morning, dear faculties. I know that you have taken a lot of efforts in organizing this conference because I understand that it really takes time. So many papers, so many publications, compiling and selecting and rejecting, and there are so many efforts which goes on, and I really appreciate that. I'm from IT, so everybody says that IT is the main culprit for this pollution. और हिंदी में और शायरी में एक बहुत अच्छा शेर है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, अब तुम ही दवा दोगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ उन पॉइंट्स को लेके आई हूँ that how industry 4.0 and industry 5.0 is actually, हमने दर्द दिया है, yes, it is very much true.
that being in IT sector and we are polluting the environment. There is no doubt about this. Industrialization is the main responsible reason for this. But then yes, we are working hard. हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, especially IT वाले sectors वाले लोगों को. And in Industry 4.0, we are taking this challenge and we are working so hard. And every day there are so many inventions are coming up, which are really working towards making it the development as a sustainable development. Especially the sustainable development goal number 9, which is the theme of this conference. That is industry, innovation and infrastructure. So that means as an enterprise, we really need to innovate the things so that the development should be more sustainable. So I'll be quoting some use cases that how we are really working hard to do this, to achieve the goal. I'll start with that what are the various technologies which are there in IT sector in Industry 4.0. These are IoT, as you all know, AI, blockchain technology. So one by one, I'll give you few examples that how these technologies are working to achieve this goal. So once I'll come back to the point that is IoT, smart things. Now you know everyone that everywhere there is a smart city, smart toilet, smart bus, everything is smart, smart home, everywhere there is a smart. So what is this smart? As the name implies, IoT, Internet of Things. We are giving IP address to each and everything, even to the chair, even to the mic, even to the everything has really got the IP address. So very smartly we are deploying those sensors to achieve the sustainability. I give you one example. In Indore, what are they doing? They have deployed hardly a 400 rupees sensor, that is ammonia sensor, attached with the Wi-Fi and GIS tag, and that is being connected with the control room. So if there are, let's say, 1,000 toilets around the Indore city, exactly the toilet in which the ammonia gas is go beyond some threshold level. Let's say that is not being cleaned, obviously तभी ऐसा हुआ होगा. The message will go directly to the control room and exactly that particular toilet will be cleaned. Smart dustbins. एक छोटा सा सेंसर इंफ्रारेड रेज एमिट करेगा और वहां से वो सेंस होके डायरेक्शन सब जानते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जितना ज़्यादा डस्टबिन भरेगा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा. तो वो स्मार्ट डस्टबिन अपना मैसेज खुद डायरेक्टली देगा that I am full, now I need to be vacated. So that means what? Again, a small sensor, a very small amount of money is invested into that sensor and we are being connected with that and the thing is being done. Like in the same way, I'll give you one example of each that how we are doing it. One more thing, we are doing a concept of predictive maintenance. Now what is the predictive maintenance? In the factories, we are deploying again sensors. And then if there is a possibility of some leakage, some wall failure or some kind of problem, they will predict well in advance and that wall will be repaired well in advance and obviously it will save unnecessary energy, resource and everything. Again, sustainable development. I give you one more example. If you see in the morning, the traffic is towards from Delhi to Gurgaon and in the evening the traffic is from Gurgaon towards Delhi. You see that. So now we see that if the traffic lights जो कि पहले थी वो अपना बारी-बारी से अगर 4 ट्रैफिक लाइट्स हैं तो 1-1 मिनट या 30-30 सेकंड्स ऑन होगी तो होता ये था कि एक ट्रैफिक लाइट पे तो कोई भी व्हीकल नहीं है फिर भी वो उसकी ग्रीन है एवरीबॉडी हैज टू वेट. नाउ व्हाट आर वी कमिंग अप? वी आर कमिंग विद एक नया कॉन्सेप्ट आया और उसमें हमने क्या किया, हमने ये सेंस करना शुरू किया कि किधर तो क्यों ज्यादा फुल है, किधर वेटिंग टाइम ज्यादा है. जितना ज्यादा वेटिंग टाइम ज्यादा चल रहा है उसका ट्रैफिक लाइट उतनी देर तक ग्रीन करके उस ट्रैफिक को पास ऑन किया जाए. सो वी नाउ there are sensors, there are intelligent decisions using AI and we are making the development environment more sustainable because obviously by reducing the waiting time of those vehicles we are reducing the carbon emission. So that means again I gave you an example that these sensors and the AI decisions are being taken well in advance. जैसे कि बहुत पहले एग्जाम्पल में दीक्षा मैम ने आज पानी की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को रेज किया है, मैं उसके बारे में बताती हूँ. सबसे पहले वे बैक इन 50 years बैक किसान जो है वो पानी कैसे लगाता था, नहर नदी से नहरों में, नहरों से खालों में, खालों से अपने उसने पन्नी बना रखी है और उसके अंदर वो पानी लगाता था. देन वी रियलाइज कि भाई इस तरह से तो पानी बहुत वेस्ट हो रहा है तो हम लोगों ने एक नया इंडस्ट्री सोल्यूशन दिया दैट वी शुड गो फॉर स्प्रिंकल्स.
तो हमारा स्प्रिंकल चालू हो गया। एवरीबडी वाज हैप्पी दैट वाटर इज स्टिल सेफ। अभी पता लगा नहीं भाई स्प्रिंकल से भी बहुत वेस्टेज है, उड़ता है, इवेपोरेट होता है, ठीक से नहीं पहुंचता है। देन वी कम विद ड्रिपिंग कि भाई आप एग्जैक्ट ऐसा करो कि एग्जैक्टली उसकी जड़ के पास ड्रिप से पहुंचाओ ताकि पानी और बच जाए। अब सेंसर्स आ गए तो सेंसर्स ने कहा आपकी उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक बहुत लंबी चौड़ी क्रॉप का एरिया है, किसी जगह पे सुबह सनलाइट आती है, किसी जगह शाम को सनलाइट आती है, कहीं पे पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है, कहीं पे कम इवेपोरेट होता है। अब हम क्या करते हैं, नो हमने सेंसर्स लगा दिए। जिस प्लांट को पानी की ज्यादा जरूरत है हम खाली वही वाला मोटर ऑन करते हैं, बाकी करते ही नहीं है। सो दैट मीन्स ऐसा नहीं है, हम पोल्यूटर्स थे तो हम अब ढूंढ रहे हैं नए नए सोल्यूशंस और हम अब अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं और नई नई चीजों को लेके आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्लॉकचेन। एक एग्जांपल से समझाती हूँ इस चीज को। यूएस में 2015 में एक बार, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में सब्जियां आसपास के गांवों से आती हैं, सोनीपत पानीपत से आती हैं, सबकी सब गाजीपुर मंडी में पहुंच जाती हैं और वहां से सबके सब सुबह सुबह बिकती हैं और लोग अपना आके पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज करिए एक सोनीपत का एक पर्टिकुलर प्लांट था और वहां पे एक पर्टिकुलर क्यारी थी जिसके अंदर से लेट्स से कुछ कंटामिनेट हो गया और वहां पे वो पर्टिकुलर क्रॉप खराब थी। क्योंकि वो जब सामान पूरा आया गाजीपुर में और आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अचानक से पता लगा कि उस पर्टिकुलर गोभी की फसल के अंदर या उस पर्टिकुलर गोभी में वो वाला पर्टिकुलर केमिकल है जो कि नहीं जाना चाहिए, इट विल बी हार्मफुल फॉर द सिटीजंस। ठीक है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, नाउ दे विल रिकॉल होल द क्रॉप naturally, है ना, the message will be go, there will be panic kind of a thing and then they will recall everything and you can well imagine what will happen. अभी ब्लॉकचेन से क्या हो गया, ब्लॉकचेन से लाइफ has become so easy। आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ब्लॉकचेन टैग करना है। एज यू नो ब्लॉकचेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं, और एक बार उसके ऊपर सील लग गया ब्लॉकचेन का तो आप उसको क्रैक नहीं कर सकते और आप उसमें बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरा है कि नहीं, बिकॉज दैट इज बीइंग कन्वर्टेड, दैट इज बीइंग एन्क्रिप्टेड। So if once it is encrypted to 128 or sometimes 256 bits, तो उसको वापस डिकोड करना is not possible, है ना। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर ब्लॉकचेन से हमने वहीं पे जहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस हुई वहीं पे टैगिंग कर दी। अब नाउ लेट्स से आपका कोई पर्टिकुलर चीज पता लगा कि उस स्पिनच में, और ये एग्जैक्ट रियल केस बता रही हूँ, आप लोग सब गूगल करके देखना, यूएस में ऐसा हुआ और स्पिनच को ऐसा प्रॉब्लम पाई गई एंड देन उसको रिकॉल किया गया एंड देन बिकम्स पैनिकी एंड ऑल। नाउ व्हाट आर वी डूइंग, we are again just with the help of blockchain technology we are doing that and then we are achieving this, just tagging that and जिस चीज को जहां स्टॉप करना है वहीं पे ही हम काम करेंगे। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री में आया है, 3D प्रिंटिंग। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं मैकेनिक्स का काम करते हैं, लेथ मशीन पे जाके काम करते हैं, उनको कहा जाता है फर्स्ट ईयर में कि कुछ प्रोडक्ट बनाओ, तो वो लोग एक पहले लकड़ी का पीस लेके आते हैं, कुछ आरी से काटते हैं, टेढ़ा करते हैं, उसके बाद जाके उसको रिफाइन करते हैं, लेथ मशीन में डालते हैं, व्हाट नॉट। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, लेट्स से आई वांट टू मेक अ बॉल पॉपर, एक छोटा सा पॉपर बनाना है मुझको। अब मेरा वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा अगर मैं ऐसे ही लकड़ी का पीस लाऊंगी और फिर उसको आरी से काटूंगी और फिर उसको मैं रिफाइन करूंगी और लेथ मशीन पे लेके जाऊंगी, तो दैट आई एम गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ मटेरियल। बट नाउ द कांसेप्ट इज एवरीबॉडी नोस 3D प्रिंटिंग। अब अपने डिजाइन को सोचिए, अपने सॉफ्टवेयर में डिजाइन करिए, रात में 3D प्रिंटर पे लगा के चाहिए आपको, exactly that 3D module will be available to you in the morning and then how much। और तो और सोचिए ऑल ओवर वर्ल्ड आजकल ये जो रिसाइकिल मटेरियल प्लास्टिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, इसको वो लोग लाते हैं, रिसाइकिल करते हैं और 3D प्रिंटर में डाल देते हैं एंड इट इज मेकिंग दी हाउसेस। गूगल करिएगा, देखिएगा सब लोग यूट्यूब के ऊपर, यू विल सी दैट विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटर्स दे आर मेकिंग दी हाउसेस, होम्स आर बीइंग मेड, हाउसेस आर बीइंग मेड यूजिंग दी 3D प्रिंटर्स। So you will see those videos and you will be astonished to see that how we are achieving this. Again, robotics and smart automation. एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज करिए एक राजस्थान का एक छोटा सा विलेज है और वहाँ पे टमाटर के अंदर एक लेट ब्लाइट डिजीज आ गई है। Since I am working on this particular project, तो मैं इसलिए आपको एग्जैक्टली यही डिजीज कोड कर रही हूँ। अब उसके बाद किसान क्या करता है, वो उसको पता जाता है, वो अपने पास में किसान मित्र सेंटर में, और वो उसे कहते हैं कि भाई इस डिजीज के लिए ये वाला तेरे को स्प्रे डालना है ना, इतना पोटेशियम इतना मैग्नीशियम इसका मिक्सचर बना लेना और जाके स्प्रे कर देना। वो आता है, डालता है और पूरे प्लांट में स्प्रे कर देता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, एफर्ट, रिसोर्स अननेसेसरली, जैसे कि दीक्षा मैम ने कहा, सॉइल का कितना नुकसान हुआ, कितना एफर्ट का हुआ, कितना पैसा वेस्ट हुआ, जहां पे डिजीज नहीं भी थी उसने तो उसमें डाल दिया।
आजकल देखिए आप, सैटेलाइट है, साथ में हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस हैं। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस आर सो ब्यूटीफुल कि जो ऊपर से दिखता है वो नहीं, जो लीफ के नीचे भी आ रहा है डिजीज, अगर थोड़ा सा भी प्लांट के अंदर नीचे की तरफ भी डिजीज आ रही है तो वो 3D इमेज लेगा, नीचे की डिजीज से पता लगाएगा with the help of machine learning. As you know that machine learning is being used for training the machines. तो वो पहले से उसको ट्रेन कर रखा है कि इस तरह की इमेज अगर आ रही है तो मतलब ये वाली डिजीज है। तो क्या होगा, that image will be directly transmitted and believe you me, जो कृषि केंद्र है, जो डिस्ट्रिक्ट कृषि केंद्र है IRI के कोलैबोरेशन is the founder, director of Indian Pollution Control Association NGO. Please welcome, sir. Thank you. Good afternoon, students, faculty, and respected dignitaries on the dais. Thank you, Fairfield Institute of Management, for giving me an opportunity to talk about sustainable and global challenge. Frankly speaking, when I was of your age, when I was studying in college, I didn't know the meaning of sustainability. So that time I did masters in environment management, and I was from the same university from Diksha ma'am and Anuradha ma'am, and we were the first batch of environment management. And one day my teacher asked, "Tell me what is sustainability?" And I was totally blank. Maybe I know the Hindi of sustainability, but I didn't know the exact meaning of sustainability. It was very new term introduced into the market, and this is how market run. Every 5 years we introduce some new terminology into the market. So sustainability introduced in 2000, then like nowadays EPR, carbon credit, carbon market, plastic market. So these terms we introduce intentionally after a certain period of time, so that we keep on engaging and discussing various things related to this. So सस्टेनेबिलिटी हमारा जो अस्तित्व है इस धरती पे, वो सस्टेनेबिलिटी की वजह से है. एंड फॉर लास्ट 24 years आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड हाउ टू अचीव दिस सस्टेनेबिलिटी. एंड द सेकेंड टॉपिक इज ग्लोबल चैलेंजेस. ग्लोबल चैलेंजेस वी अंडरस्टूड देयर इज अ ग्लोबल चैलेंज एंड इट्स वेरी नेचुरल फिनोमेना. तो अभी हम पूरे दिन में बहुत डरेंगे, बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे, मैं भी थोड़ा बहुत आपको डराऊंगा. दीक्षा मैम ने थोड़ा सा डराया है, अनुराधा मैम ने एक्सेप्ट किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुराधा मैम, he accepted that he is a polluter and is trying to solve the problem. Although we all are polluters, we have equal contribution to polluting our earth. और जो हमारे environment की जो हालत है उसमें each one of us has equal contributions. So you are not alone in polluting this sector. But I salute your courage to accept this in front of mass audience. So global challenges is a natural phenomena. हमने ये युगों से देखा है. पहले एक आइस एज होता था, फिर आज का एज आया. तो जो टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर घटना, नदियों का विलुप्त हो जाना, नदियों का आ जाना, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है. चेंजेस जो प्रकृति का नियम है, चेंज आना, दिन से रात होना, रात से दिन आना, ऋतुओं का चेंज होना, समर से विंटर, विंटर से रेनी सीजन. बट ये चेंज हमारे लिए तब एक्सेप्टेबल है जब ये चेंज नेचर की स्पीड के साथ आता है. अगर हम अभी लास्ट 20 years में जो हमारे नेचर में चेंज आया है, जो हमारे क्लाइमेट में चेंज आया है, वो अगर हम 20 साल के चेंजेस को लास्ट 100 years के चेंजेस को कंपेयर करेंगे तो वी विल फाइंड जो अर्थ का टेम्परेचर है लास्ट 15 years में 1.5 डिग्री इंक्रीज हुआ है, और जो कि 100 सालों में नहीं हुआ था. लास्ट 100 years में या लास्ट 200 years में जो अर्थ का टेम्परेचर था वो 1 डिग्री इंक्रीज हुआ, बट लास्ट 15 years में जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री इंक्रीज हुआ. दिस इज अलार्मिंग. नेचर में जो चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज अलार्मिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक है. एज के साथ साथ हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब हम पैदा होते हैं, और जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम अपनी प्रोफेशनल कैरियर को लेते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, तो वी ऑल गो थ्रू सर्टेन चेंजेस. बट हमें कुछ चेंजेस डिस्टर्ब करते हैं जब चेंजेस सडनली आते हैं. आप सडनली बीमार पड़ जाएंगे, आपको सडनली कोई बड़ी सी बीमारी हो जाएगी, आपको सडनली ऐसा लगेगा कि ये काम मैं कल कर सकता था और आज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चेंज आपको थोड़ा सा दुखी देते हैं. बट आप बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे में एक जो सिस्टमेटिक चेंज है उसमें आप
मेंटली आप अडॉप्ट करते हैं तो वो चीज़ आपको दुख नहीं देते। तो आज हम जो इस सस्टेनेबिलिटी ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आई थिंक हम इसलिए कर रहे हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास वो बहुत फास्ट हो रहे हैं और वो फास्ट में हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। सो आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फॉर लास्ट 24 years. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे ला सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी इज अ very simple terms. Sustainability means I have to sustain myself on this earth. I don't think we should think about my next generation or my neighbor or my family. If I start thinking about survival of myself, I would be able to solve many of our problems. जो अगर ह्यूमन बीइंग है, आप अपने सर्वाइवल के लिए चिंतित रहें। आप ये देखें कि आपको फ्रेश वाटर चाहिए और आपको अपनी लाइफ 75 years 90 years यू सेट सम टारगेट ऑफ योर लाइफ कि मुझे 90 साल तक रिसोर्सफुलनेस के साथ जिंदा रहना है। और आई थिंक हम अपनी अप्रोच को शायद चेंज कर पाएंगे। आई एम वर्किंग विद द कम्युनिटी, आई एम वर्किंग विद कम्युनिटी एंड with all kind of stakeholders. I found some basic problem in our nature and that's why we are facing global challenges. हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जो पोल्यूट कर रहा है वो उसके बारे में सॉल्यूशन दे रहा है बट उसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा हूँ बट चाह मैं आपसे रहा हूँ कि आप इसको ठीक कर दें। जैसे डेवलप कंट्रीज आर द बिगेस्ट कल्प्रिट। अब जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्री में युद्ध हो रहा है, वो युद्ध करके हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं बट वो चाहते हैं कार्बन क्रेडिट हिंदुस्तान बचा लें। यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है, हमें अपने 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना है। तो हाउ वी कैन रिड्यूस आवर कार्बन एमिशन, ऑल इंडस्ट्री रिलीज कार्बन एमिशंस। सो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इवन विद इन दी कंट्री और विद इन दी सिस्टम जो पॉल्यूटर्स हैं वो कहते हैं हम पॉल्यूट करेंगे, दिस इज़ द राइट। आप जो है कंज्यूमर हैं, आप अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए और उससे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और जब तक ये डिफरेंस रहेगा, जब तक हम सभी लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, एनवायरनमेंट की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई प्रोफेशनल लाइफ दैट वी डोंट वांट टू ओन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बिलोंग्स टू ईच वन ऑफ अस। हमारी जो ऑनरशिप है वो हमारे घर तक, या जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंगनेस है, हमारी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वहाँ तक हमारी ओनरशिप है। मेरी आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए जो ओनरशिप है आपकी इस कॉलेज तक सीमित है। आपके कोई कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, यू लीज बॉदर अबाउट दोज थिंग्स। आपके कॉलेज से आपके घर के रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वही चीज़ें जब आपके घर में होंगी, आपके कॉलेजेस में होंगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई कम टू दिस कॉलेज एज ए गेस्ट and if I do something nuisance to this campus, being a guest you will not tolerate this. अगर ये मैं फूल यहाँ से उठा के इस ज़मीन पे डाल के चला जाऊँ, गंदा करके चला जाऊँ, तो one of you will come to me that sir you have done something wrong, you are polluting my college. बट अगर यही फूल मैं आपके कॉलेज के बाहर जाके गेट के बाहर डाल के चला जाऊँगा तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हमें अप्रोच चेंज करना है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो हमारा कॉलेज है, चाहे वो मेरी पर्सनल चीज़ है या आपके जो दीक्षा मैम ने भी आई थिंक कही थी कि हम सबको मिलके इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की ज़रूरत है। वी हैव टू टेक ओनरशिप बिकॉज वन डे आज हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और जो वेदर्स हैं वो सडनली अनसर्टेनिटी है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, पानी की स्कैर्सिटी है, तो ये सारे अभी हम बहुत कंफर्टेबली सारे रिसोर्सेज को अवेल कर पा रहे हैं। But the time will come when there will be a scarcity and you will be you will realize that something is happening into the environment and I would ask everyone, अगर आपको जो global challenges आ रहे हैं आपको रियली में फेस करना है कि एक्चुअल में मतलब मेरा ऐसा मानना है कि when we see then we believe। अभी हम में से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये अलग अलग प्रॉब्लम पे बोल के जाएंगे। मैं अपने वाटर पे बोला, उन्होंने आईटी के सॉल्यूशन देना बोला, मैं वेस्ट के ऊपर बोलूँगा, बट मुझे लगता नहीं है कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बिकॉज हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। अगर आपको इन समस्याओं को विजुलाइज करना है तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू विजिट एनी ऑफ दी and an MBA from FMS University of Delhi.
So it's really good to be among you, the young generation, and it's always a pleasure. I've been going to different universities and colleges every year to deliver some lecture, but it's good to interact with the undergraduate. I've been going to FMS, School of Planning and Architecture, GGS IPU, and IMI, etc. But this is good. First time I'm coming here, and it's good to see young people here. I believe you are all from different backgrounds, right? Different academic courses, like accounting, engineering. Am I right? And also, it's good to see some of my colleagues, Diksha, Dr. Panigri, Ashish. So some of them I know personally or have worked with them. I will talk about also the transformation of mind. I was a mechanical engineer. I thought I will be working, on machines, with the machines, maybe, yes. And then I did my MBA from FMS, both good, very good institutes. And I thought I'll get my first job was in marketing. I was heading the market research unit of India Today when we came out with an election forecast way back in 1984. But since 1996, the transformation happened. So my company, Saigon Projects Consultants Private Limited, we were among the first organizations who start working in the solid waste management field. हमने पहली 3 जो DPRs बनाई थी, वो तीनों सिटीज आज बहुत फेमस है. गोरखपुर, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जानी जाती है, और वाराणसी. ये UNDP जेफ का एक प्रोजेक्ट था, तो वैकल्पिक ऊर्जा यूपी की कंट्रोल में, तो उनके लिए हमने काम किया. सबसे जो आपको सस्टेनेबिलिटी की समझ, हमारे स्पीकर have already told you about it. I think you understand a little bit of it. But let me tell you one more thing. This is going to play a critical role in your career also. Whether you become an accountant, CA, or a company secretary, or you do your MBA, because you have ESGs, the compliance now coming in. If you have engineering, you're doing engineering, then you become an environmental engineer. In my time, there was no environmental engineering except for Roorkee, which later on became an IIT. So I went for mechanical. हमारे टाइम पे होता ही नहीं था, डिग्री 1 या 2 यूनिवर्सिटीज ऑफर करती थी. नाउ यू हैव plenty of options. Also there is a demand. So sustainability, as I understand, is not just the financial or environmental or social sustainability. It's a combination of these three. It's called the triple bottom line. तो environmental issues, social issues, सब में ऑप्टिमाइजेशन एंड कैसे उसको हम रीच कर सकते हैं, इसको ट्रिपल बॉटम लाइन कहते हैं. और इसका हमने काफ़ी वी हैव यूज्ड दिस इन सर्टिफिकेशन विच वी डू फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म certification, which is recognized by a UN agency called Global Sustainable Tourism Council. We done 300 plus audits, something very interesting, totally different from anybody else, what anybody else is doing in the country. Why I am quoting these examples is that I just want to share my journey. What is this sustainability for you as a career also? We are working on a project with MSME, micro, small and medium enterprises, on resource efficiency. We have a German partner there. We are working in cluster like Malegaon cluster for plastic waste, then one cluster for textile waste in Tamil Nadu. Upcycling. Ashish would know very well. How the PET, जो PET bottle जो आपकी होगी 20 रुपए किलो में बिकती है, यूज PET bottle, उसका अगर आप फाइबर में कन्वर्ट करते तो 150 रुपए किलो में बिक सकती है. तो upcycling. So all this is resource efficiency and circular economy. I am not using this as buzzwords, but this is what you should know about. It's too small, interaction to really talk about everything. But I'm just trying to drive home some points which could be of use to you as for your career also. I have the great pleasure to be with all of you this afternoon and share some important thoughts so that we can work together while working in our own path is concerned. I would like to thank Fairfield Institute
of Management and Technology, its promoter and the chief, Sri Vivek Bharadwaj, and my esteemed panel, Sri Madam Zikha Katyal, the Anuradha Chu, Ashish Jain, and Pradeep Dalwani, and all of the esteemed speakers. Their speeches were very much inspiring and passionate. The most important thing in life, he who works alone works fastest. We are all working in our own path. You all are together in your student career, and we all are destined in our own path with different professions, with different capacities. But here today, we are coming together to discuss something very important for us as an individual, for the nation, for the country as a whole, for the society and the planet. So we have a responsibility not to think about ourselves. We have to think about our family. We have to think about our street, our hometown, our state, our nation and the planet. So also we at individual level have our own footprint. It could be water footprint, it could be carbon footprint, it could be ecological footprint. So also the district has its carbon footprint, the state, the nation and the planet has also its own footprint. So these footprints needs to be sustainable and they need to be managed. If you come to the thematic area of today's discourse, is UN SDG 9, that is sustainable manufacturing and cleaner production. And थैंक यू सुषमा एंड विनीति। डाइस पे जितने भी हमारे अतिथि हैं, मैं उनका अभिनंदन और वंदन करती हूँ, और वोट ऑफ थैंक्स के साथ साथ मैं हमारे जो मिस्टर आशीष जैन हैं उनकी बात से सहमत होते हुए केवल मैं इतना यहाँ पे समझ पाई हूँ इस कॉन्फ्रेंस में कि आप और मैं एंड आशीष जी, सस्टेनेबिलिटी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमें सतत विकास की तरफ बढ़ना है, और सतत विकास की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमें प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठाएं। छोटी छोटी सी बातें हैं। आशीष जी ने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं आपको राय दूंगा कि क्या करूंगा। हम हमारे संस्थान में जो कर रहे हैं सतत विकास के लिए, आपने देखा कि हमारा संस्थान आईपी यूनिवर्सिटी के, यदि मैं सभी कॉलेजेस की बात करूं और मैंने जितना भी विजिट किया है अन्य कॉलेजेस में, तो छोटे से कैंपस में 2 एकड़ के कैंपस में जो ग्रीनरी है वो कहीं ना कहीं सतत विकास की ओर हमें ले जा रही है। तो हमारे चेयरमैन और हमारा प्रबंधन इस चीज का ध्यान रख रहा है कि वो किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो छोटी छोटी सी आप पेड़ों में देखते हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, या इस संस्थान में जो पशु हैं उनको भी हम संरक्षित कर रहे हैं। और छोटी चीज में आ जाती हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ और हमारा संस्थान कर रहा है। हमारे यहाँ इतना बड़ा 150 का स्टाफ है और दिन में 2 बार चाय तो मिनिमम बनती है पूरे लोगों के लिए। हमारी जो दीक्षा जी, हमारे चेयरमैन साहब, आशीष जी, दलानी साहब और जितने बाकी भी अतिथि बैठे हैं, अनुराधा मैम, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि हमारे संस्थान में जो भी चाय बनती है उसकी चाय पत्ती को कूड़ेदान में नहीं फेंका जाता है, हम उसे सुखाते हैं। और ये आप अभी भी, मैं यहाँ अपना वोट ऑफ थैंक्स कर रही हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं। हम उसे सुखाते हैं, उसके बाद उसको पौधों में डालते हैं एज ए खाद। हमारे यहाँ किचन में जो खाना बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी किचन है, हमारे यहाँ किचन में जो भोजन बनता है, जो मैंने अपनी माँ के घर में, अपनी दादी और नानी के घर में देखा, जो मैं कर रही हूँ, हमारे संस्थान में पहले से होता है। हमारे यहाँ फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उन्हें कूड़ेदान में नहीं डाला जाता है, उन सबको सुखा करके हम खाद के रूप में तैयार करते हैं और पौधों में डालते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी इतने बड़े संस्थान में, तीनों बिल्डिंग में
जो पोछा लगता है और उससे वेस्ट पानी निकलता है, जल निकलता है, उसको हम बहाते नहीं हैं, हम अपने पौधों में डालते हैं और ये हम घर पे भी करते हैं। हमारे यहाँ पे जो आरओ लगा हुआ है, उस आरओ के जो वेस्ट वाटर के लिए जो पानी निकलता है, वो हम उसकी पाइपलाइन लेकर के और अपने पौधों के लिए बह रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि नाली में बह रहा है। तो ये कुछ प्रयास हमारा संस्थान कर रहा है, तो और ये मैं घर में कर रही हूँ, और ये मैं अपने विद्यार्थियों से और अपने सहयोगियों से ये अपेक्षा कर सकती हूँ कि इतना काम तो आप कर सकते हैं। एक और ये जो यंग जनरेशन बैठी है, इसे एक चीज और कहना चाहूंगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम इतनी गर्मी और सर्दी और हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हीटिंग बढ़ रही है, इन सबको कैसे रोक सकते हैं। हम सबके घरों में कम से कम 2 और 3 बेडरूम और बड़े बड़े से घर हैं। पता नहीं आज की जनरेशन को कहां से प्राइवेसी का कीड़ा दिमाग में घुसा है। मेरे घर में भी मैं कभी कभी देखती हूँ कि जब मैं अपने रूम का जब एसी नहीं चलाती हूँ, तो मेरा बेटा आके कहता है कि मम्मी बिल मैं भर दूंगा, बिजली का एसी चला लिया करो प्लीज, गर्मी में मत बैठो। उसे ये समझाना जरूरी है कि मैं बिना एसी के इसलिए नहीं बैठी हूँ कि मैं बिजली का बिल बचा रही हूँ। मैं बिजली का बिल तो बचा रही हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमी को सेव कर रही हूँ, मैं बिजली को बचा रही हूँ, लेकिन साथ में वो उस एसी से निकलने वाली जो हीट है, उससे कहीं ना कहीं मैं अपने हिस्से का दायित्व पूरा कर रही हूँ कि मैं उससे पर्यावरण को दूषित होने से बचा रही हूँ। तो आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है कि आप भी जो ये सोचते हैं ना, घर में गए, एसी चलाया, कमरा बंद करा, कोई बात नहीं भैया, अभी तो माता पिता आपका कर रहे हैं, लेकिन जब आप भी करेंगे, इसका हर चीज का मतलब केवल कंजूसी और पैसे बचाना नहीं होता है। हम भी कभी कभी बचपन में सोचा करते थे कि पता नहीं इन मम्मियों को क्या है, इन छिलकों को भी उठा के इकट्ठा करे जा रही हैं। आप लोगों को ये नहीं पता है कि फलों के छिलकों से कितने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी सतत विकास है। तो मुझे सतत विकास केवल इतना ही समझ में आता है जितना मैं घर में कर रही हूँ, मेरे संस्थान में हो रहा है, और आप सबको कहना चाह रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी आप सब यदि उठा लेंगे। और जो 24 घंटे इस मोबाइल में लगे रहते हैं ना, जो आपकी पलकें झुकी हुई है, क्योंकि 11 बजे तक अगर मेरी जैसी कोई खतरनाक मम्मी डांटने वाली नहीं है तो आराम से बैठ के देखते हो, नहीं तो चद्दर उठ के उसके अंदर से देखते हो। इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए, अनुराधा जी पहले ही कह चुकी हैं कि आईटी ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, हमारे वातावरण का तो किया ही किया है, हमारी युवा जनरेशन का भी बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। तो इससे भी थोड़े बाहर निकल आइए। तो इतना सा मुझे इस कॉन्फ्रेंस पे अपनी तरफ से बोलना था। आप सबका धन्यवाद कि आपने इतनी शांति से सुना। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए अपने लर्नर्स, अपने विद्यार्थियों का, अपनी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सुबह से उन्होंने यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं और उतने शांतिपूर्वक सभी हमारे जो विषय विशेषज्ञ आए हैं उनको सुना, और साथ में मेरे प्रवचन को जैसे रोज सुनते हैं आज भी आपने सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट जो हैं पाणिग्रह साहब, उनका धन्यवाद करूंगी। आपने हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार किया और आप हमारे अपनी अस्वस्थता के बाद भी आप यहाँ पे आए, आपने इतना अच्छी जानकारी हमें दिए। हमारा संस्थान, हमारा मैनेजमेंट, चेयरमैन सर, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नलिनी जोशी, मेरे साथियों और सबकी तरफ से सर आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं दत्लानी सर का। सर मैं सर से कभी मिली नहीं हूँ। सर हमारी एक स्टूडेंट है, मेरी नहीं, इस संस्थान की एक स्टूडेंट है, 2007 बैच बीएड की रीचा। मैं लगभग उसको, मैं अपने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पे मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। और जब मुझे पता था कि रीचा इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है तो मैंने कहा कि रीचा इस तरह का प्रोग्राम है, तुम आना पसंद करोगी? तो उसने कहा कि मैम पहले आप मेरे मार्गदर्शक, मेरे निर्देशक दत्लानी सर को आमंत्रित करिए, एक बार जब वो संस्थान में आ जाएंगे उसके बाद मैं आऊँगी। सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू हम सबके। ओह थैंक यू सर। तो ये हमारे ये ऐसे इस तरह के प्रोडक्ट एफआईटी से निकल के गए हैं जिनकी वजह से दत्लानी साहब ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। थैंक यू सो मच सर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी फ्रेंड फिलोसफर, गाइड और पर्यावरण की संरक्षण। आप
आप बोल लो, मैं बाद में बोल लूँगी। मुझे तो 5 o'clock तक रुकना है कॉलेज में। तो डॉक्टर अनुराधा जी, डॉक्टर दीक्षा जी, दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद के की श्रृंखला में मैं मिस्टर आशीष जैन साहब का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, आपके प्रोडक्ट अमेजिंग है, बस थोड़ा सा उनका वेट ज़्यादा है। मैंने आपका पोट लेके देखा तो मुझे लगा इसमें मिट्टी भी आएगी, पौधा आ जाएगा, इसलिए हम गेस्टों को आज वो नहीं देने पाए और हमें सेरेमिक के देने पड़े। तो वो थोड़ा सा आप अगर, ये मेरा सजेशन है। तो अगर इसमें आप हमारे विद्यार्थियों को भी स्टार्टअप में जोड़ेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपको यहाँ बैठे बैठे इंटर्नशिप के लिए भी आमंत्रण मिल गया है। सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सुमन, मिस्टर मनीषा एंड डॉक्टर लक्ष्मी एंड डॉक्टर कनिका, और इन 4 पिलर्स के साथ इनके जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने इनके गाइडेंस में कार्य करा, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और इस धन्यवाद की श्रृंखला में मैं हमारे चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि बिना उनके विजन, बिना उनके मार्गदर्शन और बिना उनके सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने अपनी लाइफ में, ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, जॉब कर रही हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, मैंने इससे पहले भी बाकी जगह भी जॉब किया है, पर ऐसा विजन कि जहाँ एजुकेशन के लिए स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने कोई भी प्रपोजल सामने रखा और उसे सहज स्वीकार कर लेना, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। सर, आपको धन्यवाद करती हूँ और करवत नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच।